अस्सलाम वालेकुम बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लोगों के लिए रिव्यू है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक नया एस्पेक्ट होगा, फर्स्ट टाइम शायद पढ़ा। पर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस से डेंजर्स क्या प्रोड्यूस होंगे और उन डेंजर्स के बाद हमें ये देखना है कि हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे। उन डेंजर्स के लिए हम क्या-क्या काम करें जिससे हमें जो है वो नुकसान से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूजेस हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी किसी घर पे सप्लाई होगी, किसी इंडस्ट्री में सप्लाई होगी, कहीं पर भी अथॉरिटीज़ जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं, तो उसके जो बेसिक यूज़ हैं, उनमें एक हीटिंग सर्किट्स होते हैं। जैसे हम अगर यूरोप का सोचें तो वो लोग केटल्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स या ओवन्स होते हैं उनके, वहाँ पर वो उसको यूज़ करते हैं। और मतलब है कि आयरन के लिए, इस्त्री वगैरह के लिए और डिफरेंट जगहों पर जो इंडस्ट्री में भी हीटिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। हर घर में लाइटिंग सर्किट्स के तौर पे लाइटिंग के लिए भी यूज़ की जाती है और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मोटर से की जाती है। याद रखिएगा, मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हर वो चीज़ आपके सराउंडिंग में जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और उससे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फैन है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर जो हमारे घर में लगी हुई है, या और कोई भी ऐसी चीज़ जिधर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और वहाँ पर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, तो वो बेसिकली मोटर इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा होता है। तो ये 3 इसके बेसिक यूज़ हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास हीटिंग सर्किट्स, लाइटिंग सर्किट्स और मोटर्स, ये 3 इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये प्रोबेबली मैंने शेयर भी किए हुए हैं, आप भले इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी टिपिकल साइंस नहीं है जिसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। डेली लाइफ़ के यूज़ के ऊपर बात है। तो हमारे पास ये तो हो गया बेटा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ आपको नाम आने चाहिए। जैसे एक यहाँ पे शायद हमने क्वेश्चन भी किया था। यस, ये रहा। स्टेट 4 एप्लीकेशंस फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट की 4 एप्लीकेशंस ऐसे पूछा जा सकता है बेटा P2 में या P4 में। तो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केटल्स, आयरन्स एंड हीटर्स, ये बड़े फेमस यूज हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 यूज़ होम के आगे, इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये 4 इसके बेसिक यूज़ आ गए। इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वो आपसे हीटिंग इफ़ेक्ट का, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए, इस तरह का कुछ आपसे पूछ सकता है। तो रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी कंसीडर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर ओनली 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम बेसिक यूज करते हैं ह्यूमंस, वो है हीटिंग, लाइटिंग एंड मोटर इफेक्ट। अब जब हम ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सप्लाई की जाती है, अथॉरिटीज जैसे वापडा हमें सप्लाई करती है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उससे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज होते हैं, जिससे हमारे पास जो है किसी जगह पे फायर वगैरह और इस तरह की चीज़ों का जो भी आप सोचें, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं। ठीक है? तो अब उसमें हमें देखना है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं? ये अगेन एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है। तो डैमेज्ड इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर इंसुलेटेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जो हमारी वायर्स होती हैं बेटा, इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। रबर इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पस। आपको पता है वो इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर कंडक्टर ही नहीं है बल्कि वो तो इंसुलेटर है। हाउएवर इंसुलेशन इज प्रोन टू डैमेज ड्यू टू कांस्टेंट वेयर एंड टेयर और बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। जैसे अगर हम आज से 15 साल 20 साल पहले कोई घर बनाए और वहां पर किसी एज के ऊपर बेंडिंग है या कहीं पर ट्विस्टिंग हो रही है,
तो उसकी वजह से जो उसकी रबर है वो डैमेज हो जाती है, और उसकी वजह से जो रबर का ब्रेकआउट हो जाना या डैमेज हो जाना, वो एक्सपोज कर देता है उसके अंदर जो वायर्स हैं उनको। तो उससे हमारे पास जो है क्या होता है, उससे लीकेज ऑफ करंट का खतरा होता है बेटा, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो डैमेज्ड इंसुलेशन का वन ऑफ द कॉज जो होता है वो वेयर एंड टेयर है ओवर द टाइम पीरियड। तो उसकी वजह से लीकेज ऑफ करंट होती है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऐसे ही अगर हम इसके फर्दर पॉइंट सोचें, हैजर्ड्स क्या हैं इसके, इलेक्ट्रिक शॉक लगना जो मैंने अभी बताया, a person coming in contact with exposed wire may get an electric shock resulting in serious injury or even death to the user. इलेक्ट्रिक फायर भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट में हैपन, लाइव वायर, ये वायर नहीं है ये वायर है, may come in contact with neutral wire or with the metal body of the appliance, resulting in too large current and overheating of the wires which may cause fire. अच्छा, शॉर्ट सर्किट में होता भी यही है कि शार्पली जो है, ये मैं अभी सिखाऊंगा, अभी शॉर्ट सर्किट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें हम देखेंगे। तो शॉर्ट सर्किट में बेटा करंट एकदम बहुत बढ़ जाता है सर्किट का, और उसकी वजह से बहुत आग लगने का खतरा होता है और आग लग जाती है, या कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी डैमेज्ड इंसुलेशन होगी, वो उसमें से मेजर रीजन वेयर एंड टेयर होता है ओवर द टाइम पीरियड। और उस डैमेज्ड इंसुलेशन, याद रखें, हैजर्ड हमेशा दो ही होंगे, या तो हमें इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा या उसकी शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। ये दो ही हैजर्ड होते हैं, किसी भी किस्म का डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड यही दो ही आते हैं। अच्छा, overheating of cables. If excessive current will flow through a wire or cable, it will heat up and produce very high temperature. This overheating could result in melting of insulation and can cause short circuit or fire. तो ये वही बात है कि अगर आप जैसे एक वायर है, उसमें से 2 एम्पियर का करंट डिजाइन किया गया और उसमें से फर्ज करते हैं 8 एम्पियर कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से वो वायर हीटअप होगी। जब वो हीटअप होगी तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो उसकी डैमेज हो जाएगी, और जैसे ही वो डैमेज होगी तो अगेन वो जो है वहां से लीकेज ऑफ करंट का खतरा होगा, और लीकेज ऑफ करंट से फिर वही सेम हैजर्ड इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक फायर जो है वो कॉज हो सकते हैं। अच्छा, अब ये ओवरहीटिंग के कॉजेज क्या है, इसमें यूजिंग अ थिनर वायर, आप थिनर वायर आपको पता है ना कि रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद एरिया। अगर आप थिनर वायर यूज करेंगे तो एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद डैमेज्ड इंसुलेशन है, पुअर क्वालिटी ऑफ केबल्स है, ठीक है, ओल्ड और फॉल्टी वायरिंग है, कनेक्टिंग टू मेनी हैवी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट बाय यूजिंग एक्सटेंशन कॉर्ड्स। ये एक्सटेंशन कॉर्ड जैसे यहाँ पे शो हो रही है, इसमें बहुत सारी अप्लायंसेस को आपने एक साथ लगा दिया। इससे क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ होगा, क्योंकि हर अप्लायंस को अपना करंट चाहिए होगा। उससे आपके पास ओवर हीटिंग के चांसेस होते हैं, ओवर हीटिंग हो सकती है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। उसके बाद थर्ड, डैम्प कंडीशंस। तो डैम्प कंडीशंस में ड्राई स्किन हैज इफेक्टिव हाई रेजिस्टेंस, हाउएवर this resistance drops drastically from 100 kilo ohm to 100 ohm under damp conditions. Wet environment condition, as water provides conducting path for the current to flow. Activities like sweating, bathing, and lower the effective resistance of our body. The damp conditions with usage, unsafe usage of electrical appliance could result in large current flowing through our body, causing electric shock and leading to serious injury or even death. वही बात यह है कि जैसे ही हम किसी डैम कंडीशंस में जाएंगे, हमारे हाथ पे पानी की लेयर आ जाएगी, वाटर की लेयर आ जाएगी। वाटर इज ए गुड कंडक्टर। तो जैसे ही अगर हमारा किसी ऐसी बॉडी से कांटेक्ट होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिकल करंट होगा, तो वो हमारी बॉडी से पास होता हुआ अर्थ की तरफ चला जाएगा। इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। तो ये इसका एक बेसिक आपके पास जो है, ये 3 किस्म के आपके पास डेंजर्स हैं आपके सिलेबस के: डैमेज्ड इंसुलेशन, ओवरहीटिंग ऑफ केबल एंड डैम्प कंडीशंस। ये 3 बेटा बेसिक वो है। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें कोई इतना मैथमेटिकल काम है नहीं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं बाद में लेटर ऑन। तो इसमें कोई ऐसी टिपिकल साइंस है नहीं। इसके अलावा लाइव और न्यूट्रल वायर्स हैं, ये आपको इनका होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप
ये अगर आप देखें तो ये एक प्लग है और इसके अंदर ये आपके पास ये वाली वायर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज लाइव वायर। लाइव वायर का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर होता है। उसके बाद ये ब्लू कलर की वायर आपको नजर आ रही है, दिस ब्लू कलर वायर इज अ न्यूट्रल वायर। और ये येलो और ग्रीन स्ट्रिप वाली वायर जो है ये अर्थ वायर। ये तीन तरह की सर्किट में वायर्स होती हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। इनके कलर कोड आपको याद होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज के पेपर में वो आपसे पूछ सकता है। तो लाइव वायर का कलर जो है वो आपके पास क्या कैसा होगा? ब्राउन होगा। न्यूट्रल का ब्लू होगा। और अर्थ वायर का ग्रीन और येलो स्ट्रिप्स होंगी। पाकिस्तान में लाइव वायर रेड कलर की होती है और न्यूट्रल वायर का ब्लैक कलर होता है। लेकिन आपको जो कैम्ब्रिज का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से याद रखना है ब्राउन, ब्लू, येलो एंड ग्रीन स्ट्रिप्स। तो ये आपके पास तीन तरह की वायर्स हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर ताकि हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब लाइव वायर इट इज अ हाई वोल्टेज और डेंजरस वायर ऑन विच वोल्टेज वेरीज बिटवीन 240 टू माइनस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इट्स मुझे जो इसमें इंटरेस्ट है वो इसमें आपको जो एग्जाम के लिए याद रखनी है बात, वो ये है कि ये हाई वोल्टेज की वायर है। इसमें जो चार्ज होता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसकी वोल्टेज 240 वोल्ट आपने याद रखना है, प्लस माइनस 240 नहीं, आपने सिर्फ 240 वोल्ट याद रखना है पाकिस्तान के हिसाब से। टचिंग द लाइव वायर गिव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। इट इज brown in color. Fuses, circuit breakers, switches are always connected in live wires. अब ये क्यों कनेक्ट होते हैं थोड़ी देर के बाद सोचेंगे। अभी फिलहाल तो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो लाइव वायर जो है हाईली एनर्जेटिक चार्ज कैरियर्स होते हैं। इस वायर को जीरो वोल्टेज वाली वायर को न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है। और ये कंडक्टिंग पाथ ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होती है। हर अप्लायंस के अंदर आपको दो वायर्स मिलेंगी, एक लाइव वायर होगी और एक न्यूट्रल वायर होगी। तो जो लाइव वायर है वो ब्राउन कलर की होगी, न्यूट्रल वायर ब्लू कलर की होगी। लाइव वायर हाई वोल्टेज पे होगी, 240 वोल्ट पे होगी। और जो न्यूट्रल वायर है वो 0 वोल्ट के ऊपर होगी, ये याद रखना है। अब अर्थ वायर क्या होती है? तीसरी वायर अर्थ वायर होती है। ये प्रोटेक्टिव मेजर होता है, इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक न लगे इसलिए ये प्रोटेक्टिव मेजर बनाया जाता है। अर्थ वायर इट इज अ जीरो वोल्टेज सेफ्टी वायर ग्राउंडेड टू अर्थ। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक और डैमेज इन केस ऑफ अ फॉल्ट। ठीक है, ये सीआईस के लिए आपको एग्जैक्टली इस तरह से याद करना है कि अर्थ वायर है क्या? ये जीरो वोल्टेज की लो रेजिस्टेंस सेफ्टी वायर है जो ग्राउंड की हुई होती है अर्थ के साथ। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, और डैमेज इन केस ऑफ फॉल्ट। इट्स द यूज। अगर वो आपसे पूछे कि अर्थ वायर का यूज क्या है तो अर्थ वायर क्या करती है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक और डैमेज इन केस ऑफ फॉल्ट। ये उसका यूज है। अर्थ वायर का वोल्टेज कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। अर्थ वायर जो है ये लो रेजिस्टेंस की वायर होती है। इट कनेक्ट्स द मेटल पार्ट्स। ये कैसे लगी हुई होती है? ये जो मेटल पार्ट्स होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन है उसकी जो आउटर केसिंग होती है, आउटर बॉडी होती है, अगर वो मेटल की है तो उसके साथ कनेक्टेड होगी। जैसे हमारे सीपीयूज होते हैं, कंप्यूटर की जो मशीन है सीपीयू, उसकी बॉडी के साथ भी ये कनेक्टेड होते हैं। घर में मोटर्स के साथ होते हैं। कार की अगर आप वायरिंग देखें तो उसमें भी एक अर्थ वायर लगी हुई होती है। तो इट कनेक्ट्स मेटल पार्ट्स केसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू अर्थ। अंडर नॉर्मल कंडीशन अर्थ वायर कैरीज नो करंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब फॉल्ट आएगा तब अर्थ वायर के अंदर करंट आता है, वैसे उसके अंदर करंट नहीं होता। करंट फ्लोज थ्रू अर्थ वायर ओनली इन केस ऑफ अ फॉल्ट। इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट buried in the ground which provides path of least resistance earthing. For operation of an electrical appliance only live and neutral wires are needed. अर्थ वायर जरूरी नहीं होती। अर्थ वायर प्रोटेक्टिव मेजर है। अर्थ इज नॉट रिक्वायर्ड। However, absence of earth wire can be dangerous and makes electricity unsafe to use. तो ये आपके पास एक प्रोटेक्टिव मेजर है, ये इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए प्रोटेक्टिव मेजर है। अर्थ वायर एक 0 वोल्टेज की सेफ्टी वायर होती है जो अर्थ के साथ ग्राउंड की हुई होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक और डैमेज इन केस ऑफ अ फॉल्ट। और ये अमूमन बेटा जो मेटल के केसिंग वाले, मेटल की
आउटर बॉडी वाले जो अप्लायंसेस होती हैं उनके साथ कनेक्टेड होती है। अगर घर के अंदर अर्थ वायर लगाते हैं, जैसे अगर हम घर बना रहे हैं वहां पे अगर हम अर्थ वायर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक मेटल की प्लेट को जमीन के अंदर बरी कर देते हैं और उसके बाद फिर हम जो है घर के जो तीसरी वायर होती है अर्थ वायर उसको कनेक्ट करते हैं हर स्विच में। ठीक है, हर स्विच में अर्थ वायर को कनेक्ट करके उस बरीड प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एक अल्टरनेटिव पाथ होता है, तो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो होता है वो सेफ हो जाता है। याद रखें, अर्थ वायर के अंदर कोई करंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ करंट उस वक्त आएगा अर्थ वायर में जब फॉल्ट आएगा। तो 3 से 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जीरो वोल्टेज की वायर होगी, इसमें अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो इसका करंट जीरो होगा। ये किस लिए यूज होती है, ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक और डैमेज इन केस ऑफ अ फॉल्ट, इससे प्रोटेक्शन देती है। और ये किसी भी अप्लायंस के लिए सिर्फ 2 वायर्स एसेंशियल हैं, लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तीसरी वायर जो ऐड की जाती है अर्थ वायर, वो सिर्फ और सिर्फ उसके यूज को सेव करने के लिए, जो ह्यूमन उसको यूज करेगा उसके लिए, उसको सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो अर्थ वायर है, ये इसका एक यूज आ गया कि अर्थ वायर जो है ये हमारे पास किस तरह का काम करती है। तो 1 मिनट इसमें कहीं था, यस, ये बेटा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। Explain how the following safety feature protect the user of an electrical appliance. Earthing the metal casing using earth wire. If the live wire is not properly connected and it touches the metal casing of appliance, the earth wire connected to the metal casing will divert the large current due to electrical fault to the ground. This prevents people who touch it from suffering an electric shock. The large current flow through the earth wire which is of much lower resistance that the person's resistance. तो इंसान की रेजिस्टेंस के मुकाबले में अर्थ वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। करंट ऑलवेज सीक्स द इजीएस्ट पाथ, सो वो जो लार्ज करंट होता है वो इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग थ्रू दैट ह्यूमन, वो अर्थ वायर से ग्राउंड में चला जाता है। इस तरह से इंसान जो है वो बच जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका भी होता है बेटा, अप्लायंसेस को हम सेव करते हैं किस तरह से। द इलेक्ट्रिक केबल इज इंसुलेटेड फ्रॉम द इंटरनल कंपोनेंट्स। जो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम इंसुलेट कर लेते हैं। जैसे ब्लेंडर्स होते हैं किचन में यूज होने वाले, उसके जो अंदर वायरिंग होती है उसको हम रैप कर लेते हैं, उसको भी हम इंसुलेट कर लेते हैं। The internal components are also insulated from the external casing, as appliances with this feature normally have non-metallic casing. It prevents any current from reaching the user even in even event of an electrical fault। यानी जैसे हम ब्लेंडर वगैरह यूज कर रहे हैं किचन में या जूसर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसकी केसिंग जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, और वो इसीलिए होती है कि अगर कोई फॉल्ट आ भी जाए तो जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं डबल इंसुलेशन। जो जो बॉडीज, ऐसी अप्लायंसेस जिनकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक केसिंग की हो, प्लास्टिक की हो, तो वो जो है डबल इंसुलेटेड बॉडीज कहलाती हैं। और वो इसीलिए होते हैं कि ह्यूमन के लिए वो सेफ उनका यूज हो, इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके ह्यूमन को। ठीक है, उसके बाद बेटा एक दूसरे फीचर्स हैं जिनको हम कहते हैं, एक होता है सर्किट ब्रेकर और एक होता है फ्यूज। एक सर्किट ब्रेकर है और एक फ्यूज है, और ये दोनों देखिए, अर्थ वायर इंसान को बचाने के लिए है, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज जो है वो अप्लायंस को बचाने के लिए होता है। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर to prevent the circuit from being charged even after the circuit breaker has tripped due to an overflow of current. Otherwise, the excessive current will still flow through the current। अच्छा, ये उन्होंने लाइव वायर में बताया, लाइव वायर में क्यों उसको लगाया गया है। तो ये आपका, पहले तो मैं इसका वो देख लूं कि ये इसके कहीं मैंने लिखा था। 1 मिनट बेटा, चले फंक्शन ऑफ फ्यूज से स्टार्ट कर लेते हैं। A fuse is a safety device included in an electrical circuit to protect the appliance by preventing excessive current flow. When the current exceeds the fuse rating, the wire in the fuse melts, thus cutting the circuit and prevents the excessive current from flowing through the appliance। तो फ्यूज है क्या? फ्यूज एक मेटल का पीस होता है जो सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्यूज एक मेटल का पीस है
जो सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं, और कहाँ कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में। ये आपको नजर आ रहा है, ये लाइव वायर के अंदर ये फ्यूज कनेक्टेड है। इसके अंदर, इस कार्ट्रिज के अंदर एक मेटल का पीस इस तरह से लगा हुआ है। जब करंट फ्लो करेगा बेटा, तो अगर करंट एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करेगा, तो ये जो मेटल की वायर इसके अंदर लगी हुई होगी, यहाँ पे मेटल की वायर है, तो ये मेटल की वायर क्या करेगी बेटा, ये ब्लो कर जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगी इस तरह से, ये वायर बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब करंट इसमें से फ्लो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वायर जो है वो क्या होगी, मेल्ट हो गया, यानी करंट का पाथ जो है वो ब्रेक कर दिया। तो फ्यूज होता क्या है, फ्यूज आपके पास कुछ भी नहीं है, एक सिंपल, आप ये इसका सर्किट सिंबल है जो मैं पहले भी क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन ये इसका सर्किट सिंबल है, ये फ्यूज का। और फ्यूज है क्या, ये एक मेटल का पीस होगा जो सर्किट में आप कनेक्ट करते हैं। ये क्या करता है, ये एक्सेसिव करंट को सर्किट में फ्लो करने से रोकता है, ये एक्सेसिव करंट को फ्लो करने से रोकेगा। और फ्यूज का पर्पस यही है कि ये अप्लायंस को हमेशा क्या देगा, सेफ्टी देगा, अप्लायंस को डैमेज नहीं होने देगा, अप्लायंस को बचाएगा। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे हमने कहीं, एक मिनट था, here. What is fuse? So a fuse is a short length wire inside a protective casing. When the current larger than the fuse rating flows, the fuse wire becomes hot and melts, thus breaking the circuit and preventing a fire from starting or any damage to the appliance. तो ये इसका यूज है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, the to protect electrical appliance from damage caused by excessive current, ये इसका यूज है। अगर पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज, तो ये आपने उसको बताना है। कॉमन अक्सर क्वेश्चन के अंदर फ्यूज की रेटिंग बताई जाती है, अगर ना बताए तो 3, 5, 13 ये आपके पास है। ठीक है, ये कुछ फ्यूज रेटिंग्स आपको सजेस्ट किए, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 5, 7, 10 और 13। 1, 2, 3, 5, 7, 10 और 13 ये बड़े फेमस फ्यूज रेटिंग्स हैं, ज्यादातर यही यूज होते हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं सजेशन के लिए, अगर वो आपसे पूछे। अब फ्यूज की रेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, अब फ्यूज की रेटिंग करने का तरीका क्या है, अब इसका तरीकेकार यह है, द रेटिंग ऑफ फ्यूज शुड बी स्लाइटली लार्जर देन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द डिवाइस। जो करंट उस डिवाइस में से फ्लो करेगा, उससे आपने स्लाइटली लार्जर फ्यूज को डिजाइन करना है। अब देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये हमें कह रहे हैं कि हमारे पास व्हाट current is taken by 3 kilowatt electric appliance connected to 240 volt mains, what fuse rating should be used in the plug। अब बेटा पावर की इक्वेशन होती है P is equals to VI, ये इसकी इक्वेशन है, P is equals to VI, ठीक है। और उसने 3 किलोवाट आपको बताया, तो 3 किलोवाट का मतलब 3000 के 3000 आ गया। वोल्टेज कितनी है बेटा, ये वोल्टेज उसने आपको बताई है 240 वोल्ट। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने करंट फाइंड करना है। तो यहाँ से आपने करंट फाइंड किया, तो इस अप्लायंस को कितना करंट चाहिए वर्किंग के लिए, 12.5 एम्पियर। अब जो इस पे आप फ्यूज लगाएंगे वो इस 12.5 से स्लाइटली ग्रेटर हो, तो ये स्लाइटली ग्रेटर कितना बनेगा, 13 एम्पियर का फ्यूज जो है वो यूज किया जाएगा। इसका मतलब इस एग्जांपल से मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि एक फ्यूज रेटिंग की इक्वेशन मैंने आपको सिखाई, मैथमेटिकल फ्यूज रेटिंग की इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू VI। याद रखिएगा, जब भी हम कोई अप्लायंस परचेज करते हैं, उस अप्लायंस पे उसकी वोल्टेज और उसकी पावर लिखी होती है, जिससे हम उसका करंट इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं, और उस करंट से स्लाइटली ग्रेटर हम फ्यूज को जो है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो हर अप्लायंस की फ्यूज रेटिंग करना बहुत आसान है, P is equals to VI इसकी इक्वेशन है, और यहाँ से उस अप्लायंस का करंट कैलकुलेट करेंगे, और उस करंट से स्लाइटली ग्रेटर जो है हम वहां पर फ्यूज जो है वो वहां पे सजेस्ट कर देंगे। दिस इज हाउ द फ्यूज रेटिंग इज डन। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास जो है, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
तो फ्यूज रेटिंग से हमने ये सीखा कि कितने एम्पेयर का करंट इसमें से हम चाहते हैं कि वो इस अप्लायंस में से पास कर दे। एक अप्लायंस अगर 12.5 एम्पेयर का करंट अलाउ करती है कि उसमें से पास हो, तो हम चाहेंगे कि 12.5 या उसके नियर थोड़ा सा ज्यादा भी अगर पास होगा तो वो डैमेज नहीं होगी, तो हम उस स्लाइटली ग्रेटर वाला करंट भी उसमें से अलाउ करते हैं। रीजन ये होता है कि वोल्टेज कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती है, तो करंट कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो अगर हम एग्जैक्ट 12.5 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे तो दिन में 2 से 3 दफा ये फ्यूज ब्लो कर जाएगा, जिससे हमें बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए स्लाइटली ग्रेटर फ्यूज जो होता है वो रेट किया जाता है, तो इससे अप्लायंस को डैमेज नहीं होती। ठीक है, तो फ्यूज का पर्पस क्या है, फ्यूज की कॉमन रेटिंग्स क्या होती हैं, फ्यूज की रेटिंग कैसे की जाती है, क्या इसकी इक्वेशन है, एक एग्जांपल से मैंने इसको यहाँ पे इलिस्ट्रेट कर दिया। आई होप ये बात हमें क्लियर होगी है फ्यूज के बारे में। अब हमारे पास एक दूसरी अप्लायंस है, दैट इज सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर्स के लिए, सर्किट ब्रेकर इज अ सेफ्टी डिवाइस and has the same function as fuse. It breaks the circuit when excessive current flows. ये भी वही सेम काम करती है बेटा। However, unlike fuse which blows away and have to be replaced, fuse का ये बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब वो ब्लो कर जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सर्किट ब्रेकर ओनली ट्रिप, आपने खुद एसी को भी देखा होगा, ट्रिप कर जाते हैं एसी या घर का सर्किट ट्रिप कर जाता है जब कोई फॉल्ट आता है, एंड कैन बी रीसेट बाय सिंपली पुशिंग बैक। उसको आप सिंपली पुश बैक करें तो वो दोबारा से आपका सर्किट जो है स्विच ऑन हो जाता है। तो अगर वो फ्यूज होता तो आपको फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया सर्किट ब्रेकर से। तो सर्किट ब्रेकर्स आर यूजुअली फिटेड इन मेंस कंज्यूमर बॉक्स, जो घर के बाहर एक बॉक्स लगा होता है, उसके अंदर ये सर्किट ब्रेकर्स आपने लगे हुए देखे होंगे। तो ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB यूजुअली फिटेड इन मेंस कंज्यूमर बॉक्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ फ्यूज। यानी ये फ्यूज वाला काम करते हैं, एक्सेसिव करंट आता है तो MCB जो होता है वो ट्रिप कर जाता है। और एक और होता है ये RCCB या ELCB भी कहते हैं इनको। ये इट प्रोटेक्ट्स यूजर बाय डिटेक्टिंग एनी डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू लाइव एंड न्यूट्रल वायर। जो बेटा ये अर्थ वायर में जब करंट आता है उस वक्त ये सर्किट ब्रेकर एक्टिवेट होता है और ये सर्किट को ट्रिप कर देता है। इससे ये घर के जो ओनर है उसको ये मैसेज मिलता है कि जी आपके घर में कोई फॉल्ट आ गया है, अर्थ वायर के अंदर करंट आ रहा है, तो फौरी तौर पे उस फॉल्ट को डिटेक्ट करें और रेक्टिफाई करें। इससे होता, देखिए किसी अप्लायंस का किसी ह्यूमन का नुकसान नहीं होता, लेकिन ये इंटीमेशन है कि घर वालों के लिए कि आपके पास घर में कोई फॉल्ट आ गया इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर, आप फौरी तौर पे टेक्नीशियन को बुलाकर इसको रेक्टिफाई करें। तो ये इसको ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, RCCB भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका फंक्शन है। और ये हमने यहाँ पर, एक मिनट, तो एक चीज एक दफा और देख लें। Live wire is the wire connected to high currents, high voltage, and which delivers electrical energy to the appliance. ये वो वायर है जो एनर्जी को डिलीवर कर रही है। न्यूट्रल वायर इज द वायर which allows the current from appliance to flow back to supply and which provides the return path for the current to create a complete circuit, और इसका वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। अर्थ वायर इज to divert large current due to electrical fault from metal casing of the appliance to the ground, और इसकी वोल्टेज 0 होती है। ये एक दफा फिर रिव्यू कर लें, किसी बच्चे ने पूछा है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे वो कर दिया। ये बेटा इसके यूजेस के नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं, अगर आप इसको याद कर लें ये भी ठीक है। The MCB prevents excessive current flow through the circuit by tripping when the current exceeds a fixed rating. This causes electrical supply for the circuit to be cut off. The ELCB detects current leakage from the live wire to the earth wire by monitoring the current flowing from the live wire. When an electrical fault occurs, there will be current leakage to earth via the earth wire. Therefore, the current in live wire will be greater than the neutral wire, causing ELCB to trip. तो इस तरह से ELCB जो है वो ट्रिप कर जाता है। उसके बाद एक बच्चे ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, उसका आंसर भी यहीं पे है, यहाँ पे कहीं है, मैंने भी
यस, पहले तो ये कर लें। Suggest one advantage of using circuit breaker rather than a fuse to protect an appliance. A circuit breaker can be easily reset to work again, while a melted fuse has to be replaced. ये इनका एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कहाँ गया? यस, अब बेटा स्विचेस की बात करते हैं। तो घर में हमारे पास स्विचेस होते हैं, हमारे पास जो ऑन ऑफ जिससे हम करते हैं वो है, या एक इस तरह का एक स्विच हमारे पास ये भी है। नहीं, यहाँ पे स्विच की डायग्राम में प्लग है, इसमें थी शायद, ये भी प्लग है। स्विच ये रहा स्विच, दिस वन। ठीक है, ये स्विचेस हमारे पास हैं। तो अब इसके लिए हमें आपको एक चीज सिखानी है। बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, explain why the switch must be fixed onto the live wire instead of a neutral wire. So this is to ensure that switching off disconnects the high voltage by the live wire from an appliance. Otherwise, the appliance will still be at high voltage as it is still connected to the live wire. Anyone who touches the metal casing of the appliance will experience an electric shock. देखें, ये इसका एक सर्किट में ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास लाइव वायर है, और फर्ज करते हैं ये कोई हमारी अप्लायंस है, और ये हमारे पास यहाँ से ये लाइव है, ये न्यूट्रल वायर है, और स्विच जो है वो हम यहाँ लगा देते हैं। अब आपने इस स्विच को ओपन किया हुआ है, ये 0 वोल्ट पे है, ये 240 वोल्ट पे है। फर्ज करते हैं सपोज दैट ये एक ह्यूमन है, ये यहाँ पे हाथ लगाता है इसको। अब जैसे ही ये इसको हाथ लगाता है तो इलेक्ट्रिकल करंट, अब देखिए ये अप्लायंस का ये साइड जो है ये हायर वोल्ट पे है, यहाँ से करंट फ्लो करता है, इस ह्यूमन में से होता हुआ अर्थ में चला जाता है। तो इसका मतलब स्टिल दिस अप्लायंस इज अलाइव। ये जैसे ही आप इसको हाथ लगाते हैं या कोई फॉल्ट आता है, कोई भी मसला होता है, तो ये अप्लायंस काम करना शुरू कर देगी। तो जैसे ये भी मेटल केसिंग की एग्जांपल दी है, उसी को मैंने यहाँ पे कोट किया है। तो करंट जो आपकी अप्लायंस है ये अभी तक हाई वोल्टेज पे है, जैसे ही केसिंग को इसने हाथ लगाया, करंट जो है जमीन की तरफ फ्लो किया, सर्किट कंप्लीट हुआ और इस पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब इसका कंपैरिजन इस सर्किट से करते हैं। ये आपने स्विच लगाया हुआ है लाइव वायर में, ये कोई अप्लायंस आपने कनेक्ट की हुई है, ये 240 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पर एक पर्सन है, इस पर्सन ने इसको हाथ लगाया। अब ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हुआ हुआ है, देख लें आप, यहाँ से करंट जो है वो ब्रेक हुआ हुआ है, करंट यहाँ से नहीं जाएगा। अप्लायंस का ये एंड 0 वोल्ट पे है, ये एंड भी 0 वोल्ट पे, तो ये इस पर्सन के लिए इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो लाइव वायर्स या आपके फ्यूज या सर्किट ब्रेकर्स, ये हमेशा लाइव वायर में इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर कोई भी फॉल्ट आए या जब भी आप चाहें आप सर्किट को खत्म कर दें, ब्रेक कर दें, अप्लायंस के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टॉप कर दें, तो उसको आप लाइव वायर में ही लगाएंगे ताकि करंट जो है वो फर्दर आगे फ्लो ना कर सके। ये इसके कॉजेज होते हैं, उसमें से ये कॉज है कि इसको इस जगह पे क्यों कनेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये इनके यूजेस आ गए। उस बाकी ये सर्किट के अंदर आप इसमें इस नोट्स को आप पढ़ेंगे, इसके अंदर सारे आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं। इसमें बाकी और कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कोई चीज जो मुझे यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करनी चाहिए। यस, ये आपका सर्किट ये डिस्कस हो गया, लाइव वायर भी यहाँ क्यों लगती है, फंक्शन ऑफ फ्यूज भी हो गया, हमने रेटिंग भी सिखा दी आपको, कंपैरिजन भी हो गया, अर्थिंग और डबल इंसुलेशन भी हो गई, थिकर केबल्स का मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया हुआ, वेट हैंड्स। यस, explain why it is dangerous to turn a switch on with wet hands. The water on our hands will provide a conducting path for the large current to flow. When our skin is wet, the resistance of the skin is lowered. This will allow the current to flow through the body, causing an electric shock. This is why damp conditions में आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है। तो हमारे हाथ पे वाटर की लेयर आ जाती है जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाती है और हमारी बॉडी से करंट फ्लो कर सकता है।
जबकि ड्राई जब हमारी स्किन होती है तो हमारी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। तो ये इसके बेसिक बेटा हमने यहाँ पे पॉइंट सारे कर लिए, कोई रहता नहीं है। अब मुझे जो काम करना है वो दो काम है। एक काम तो मैं पहले ये वाला भी कर लें ताकि यस, स्विच आर डिजाइन टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये अभी हमने एक सर्किट ड्रॉ किया था। तो ये स्विच लगा हुआ है बेटा, ये आप इसको क्लोज कर दें तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप ओपन कर दें तो अब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ये हमेशा लाइव वायर में लगाएंगे, डिस्कनेक्ट्स द हायर पोटेंशियल फ्रॉम द अप्लायंस। अब बेटा प्लग हमारे पास जो है सेफ्टी प्लग, ये हमें आना चाहिए। और इस सेफ्टी प्लग के अंदर क्या क्या होती है? सेफ्टी प्लग के अंदर हमारे पास जो है ये एक ये कॉर्ट्रिज फ्यूज है। इस कॉर्ट्रिज के अंदर एक मेटल की वायर है, ये कॉर्ट्रिज फ्यूज है। ठीक है, ये टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। ये आपको अक्सर इस तरह के जो ये प्लग्स हैं, ये 3 पिन, ये आपको एसी में या आपको जो भी हाई करंट कंडक्टिंग अप्लायंसेस हैं उनमें लगे हुए आपको नजर आएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फॉल्ट अगर कोई आ जाता है, फ्यूज उस सूरत में एक्टिवेट होगा और फ्यूज जो है अप्लायंस को बचा लेगा। द अर्थ वायर प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। देखें अगेन, फ्यूज आपकी अप्लायंस को बचाएगा और अर्थ वायर उसके यूजर को बचाएगा। दोनों में डिफरेंस है, यूजर भी बच रहा है और अप्लायंस भी बच रही है। ठीक है, अब इसके कॉमन फॉल्ट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉर्ट्रिज फ्यूज लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये सर्किट काम ही नहीं करेगा, यानी अप्लायंस आपकी ऑन ही नहीं होगी। अगर हो सकता है ना बेटा ऐसी कोई डायग्राम दे दे एमसीक्यूज में और या P4 P2 में P4 में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे विदाउट अ फ्यूज द लाइव वायर इन द केबल इज नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द लाइव पिन, सो अप्लायंस विल नॉट वर्क। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी अगर आप यहाँ देखें तो ये बाय मिस्टेक ये न्यूट्रल वायर, इस न्यूट्रल वायर को यहाँ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर कनेक्टेड नहीं है। द न्यूट्रल वायर इज नॉट कनेक्टेड टू द न्यूट्रल पिन, इफेक्ट द सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, सो द अप्लायंस विल नॉट वर्क। अप्लायंस काम नहीं करेगी। ये देखिए 13 एम्पियर लिखा हुआ भी है, ये फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये है नेक्स्ट आपके पास, अगर आप एक फ्यूज को, अगर आप एक प्लग को अगर आप देखें तो ये इसकी केबल है इसको ग्रिप करने के लिए। ये केबल अगर यहाँ पे फिक्स्ड होगा ये ग्रिप, तो उससे ये जो वायर्स लगी हुई हैं ये मूव नहीं करेंगे, ये फिक्स्ड होंगे। तो लूज कनेक्शन नहीं होंगे, ये टाइट कनेक्शंस होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कनेक्शन लूज नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसको खोल के फिर इसके नट्स को यहाँ से टाइट करना पड़े। तो ये केबल की जो ग्रिप है इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये आप जब भी कभी आप इस तरह का काम करवा रहे हो, ये चेक किया करें कि केबल की ग्रिप ये लगी हुई है नहीं लगी हुई, क्योंकि ये केबल की ग्रिप अगर नहीं होगी, वो उसके कनेक्शन जितने भी टाइट कर दें आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ ये कनेक्शन लूज हो जाएंगे और यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस होंगे और ये आपकी अप्लायंस को और इलेक्ट्रिक शॉक को कॉज कर सकता है। ये थोड़ा सा केयरफुली देखा करें बेटा जब कोई टेक्नीशियन काम कर रहा हो। तो ये केबल की ग्रिप जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉल्ट मैंने सिखा दिया इसका। फिर उसके बाद एक और जो पॉसिबल फॉल्ट हो सकता है, द अर्थ वायर इज नॉट कनेक्टेड। ये अर्थ वायर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं किया हुआ, उसने अर्थ वायर को कनेक्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद बोथ, ये भी एक बड़ा कॉमन, पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है। ये देखें ये पोर्शन यहाँ पे बेयर वायर उन्होंने छोड़ दिए, ये एक दूसरे से टच हो सकती है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए। बिल्कुल इसको इतना पील ऑफ करें इसकी रबर को कि जितना इसके अंदर ये इसके अंदर इन नट्स के अंदर फिट इन हो सके। इससे एक्सेसिव पील ऑफ ना करें, ये भी नुकसानदेह है। तो ये इसके प्लग के फिटिंग के जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं ये यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ये इनको भी हमने आइडेंटिफाई किया। तो ये हमने, इसके बाद जो है बेटा जो मुझे और काम कराना है वो मैं उस तरफ आना चाहता हूँ। वो सबको आता भी है।
एक मिनट, हम यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं। फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूजेज। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इसकी यूजेज के बाद इसकी कैलकुलेशन है, इसकी कॉस्टिंग, जिसको आप कॉस्टिंग कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट कैसे की जाती है, इसके लिए इक्वेशन है E इज इक्वल टू PT। इस इक्वेशन में जो आपके पास T है, दैट इज ऑलवेज इन आवर्स, ये हमेशा आवर्स में रखेंगे। और बेटा ये जो आपके पास P है, दिस इज द पावर, और ये पावर आपको हमेशा किलोवाट में रखना है, ठीक है। तो इससे जो इसका यूनिट ड्राइव होता है, वो जो यूनिट बनता है वो बनता है किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो मेजरमेंट की जाती है, जो कॉस्टिंग की जाती है, इसका कमर्शियल यूनिट बनता है, वो बनता है किलोवाट आवर। यानी वापडा का एक यूनिट जो हमारे मीटर पे आता है, वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका एमसीक्यू आ सकता है, ये कैसे आपको मुझे सिखानी है, अब मैं उस तरफ आता हूँ। फर्ज करते हैं हमारे पास एक अप्लायंस है, और वो है 200 वॉट्स की, और वो यूज हो रही है फॉर 10 आवर्स। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने कितनी यूज की, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करना है। फिर कॉस्टिंग बाद में करते हैं, पहले एनर्जी यूज कैलकुलेट कर लें। E इज इक्वल्स टू PT, पावर है 200, इसको मैंने 1000 पे डिवाइड किया, तो ये बन गया किलोवाट में, और इनटू आवर्स यानी टाइम 10। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये 1 इससे गया, तो ये बन गया 2 किलोवाट आवर। तो 10 आवर्स में ये अप्लायंस 2 यूनिट बिजली के यानी 2 किलोवाट आवर बिजली के कॉस्ट करेगी, कंज्यूम करेगी। अगर हम ये कहें कि इफ द कॉस्ट इज 20 सेंट्स, तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी बैठेगी बेटा, इसकी 2 इंटू 20, 2 यूनिट्स है ना, एक यूनिट की कॉस्ट जो है, 1 यूनिट कॉस्ट है आपके पास 20, तो 2 की आ जाएगी 2 इंटू 20, 40 सेंट्स। तो 40 सेंट्स इसकी कॉस्ट आ जाएगी। एक और क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान काम है बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर फर्ज करते हैं एक अप्लायंस है, और वो है 1200 वॉट्स की, और वो हमने यूज की है फॉर एग्जांपल 5 आवर्स के लिए, और 1 किलोवाट आवर इज 100, बल्कि नहीं, हम रुपीस में कर लेते हैं, 10 रुपीस। तो हमें इसकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा E इज इक्वल्स टू PT, ये 1200 अपॉन 1000, ताकि ये किलोवाट बन जाए, इनटू 5। तो ये आपके पास आ गया 1256 अपॉन 10, 6 किलोवाट आवर। ये 6 यूनिट आ गए। 1 किलोवाट आवर बराबर है 10 रुपए के, तो 6 किलोवाट आवर बराबर हो गए x के, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1, 6 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 60 रुपीज। ये हमारे पास इसकी कॉस्टिंग है, बहुत आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ऐसा। तो ये ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, और ये हमारे पास जो है, ये इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं चीज़ों को कि कितनी उसकी एनर्जी का यूज है। देखें, अब अगर हम सारी चीज़ों को एक दफ़ा बैठ के रिव्यू करें, रिकॉल करें, चीज़ों को सोचें, तो हमने सबसे पहले जो है, हमने यूजेस सोचे, फिर हमने हैजर्ड सोचे, क्या प्रॉब्लम डेंजरस, क्या डेंजर्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। उसके बाद फिर हमने उन डेंजर से बचने के लिए एक अप्लायंस के लिए हमने सोचा कि अप्लायंस को कैसे बचाना है, और एक हमने ह्यूमन को कैसे बचाना है, इस तरह से हमने सोचा। अप्लायंस को बचाने के लिए हमारे पास है फ्यूज, और हमारे पास सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और ह्यूमन को बचाने के लिए हमने अर्थ वायर का यूज किया, और डबल इंसुलेशन कर दी।
ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट मैप है। फ्यूज एक्सेसिव करंट को सर्किट में जब भी फ्लो करता है फ्यूज ब्लो कर जाता है, सर्किट ब्रेकर का भी यही काम है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि सर्किट ब्रेकर को रीसेट किया जा सकता है, फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। जबकि अर्थ वायर का क्या फंक्शन है, ये अर्थ वायर जब भी कोई फॉल्ट आता है, एक्सेसिव करंट फ्लो करता है, तो ये बजाय इसके कि वो ह्यूमन बॉडी, अगर कोई इंसान उसको टच करे, इंसान की बॉडी में से पास करने के बजाय वो अर्थ में चला जाएगा थ्रू अर्थ वायर। तो इस तरह से डबल इंसुलेशन का भी यही फंक्शन है। तो ये बेसिक बेटा इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ये सारी इसकी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की कहानी। इसमें एक चीज और है जो हम यहाँ सोचें, तो वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, पीटी पावर इनटू टाइम होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में डेरिवेशंस नहीं चाहिए हमें, हमें ये फार्मूले याद करने हैं। जैसे मैं पावर की इक्वेशंस लिख रहा हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपके पास आ गए पावर की इक्वेशन। आई का मतलब सबको पता है, इट्स करंट। वी का मतलब सबको पता है, इट्स पीडी। आर का मतलब सबको पता है, इट्स रेजिस्टेंस। ई का मतलब सबको पता है, इट्स एनर्जी। टी का मतलब सबको पता है, ये टाइम है। इसी तरह से हमारे सिलेबस में जो एनर्जी की इक्वेशंस है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पी टी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर इंटू टी एंड वी क्यू। तो जब भी मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि यार पावर की इक्वेशंस जमा कर लो, इनको याद कर लो, उसके बाद उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना, तो वो एनर्जी बन जाएगी। तो बहरहाल ये इसकी इक्वेशंस हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है, ये आपको इक्वेशन याद करनी है। एक मेरे पास जो है यहाँ पे कहाँ गया, यस, ये दो तीन सम है जो मैं सॉल्व कराना चाह रहा हूँ ताकि हमें इन इक्वेशंस का आइडिया हो। एन इलेक्ट्रिकल लैंप रेजिस्टेंस 60 ओम, करंट 4 एम्पियर है। कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पावर फाइंड करनी है। अब आपके पास करंट है, रेजिस्टेंस है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आपने करंट और रेजिस्टेंस को रखा, पावर यूज्ड आ गई, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है और कुछ भी नहीं होगा बेटा, ऐसे ही काम होगा। वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता इससे। एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम कनेक्टेड टू 240 वोल्ट मेन सप्लाई। पावर फाइंड करनी है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर। वोल्टेज दे दिया 240, रेजिस्टेंस 50, इसको यहाँ प्लेस किया, रिजल्ट आ गया, सिंपल। आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज ही डालनी है, कोई नया काम कुछ भी नहीं है बेटा। अब आपके पास है 12 वोल्ट बैटरी सप्लाइज करंट टू अ बल्ब, कैलकुलेट द एम मीटर रीडिंग। जितना करंट होगा वो एम मीटर की रीडिंग बनेगा। अब ये करंट फाइंड करते हैं। हमारे पास वोल्टेज है V और इसका हमारे पास पावर भी है 9 वॉट्स है, ठीक है। भाई ये बीच में से ना करें तो बेहतर है। तो ये हमारे पास 9 वॉट्स जो है, ये इसकी पावर के हैं। तो P हमारे पास आ गया 9, वोल्टेज आ गई 12 और करंट आपने फाइंड करना। मैंने कहा ना, सिंपल इक्वेशंस में आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होगा, इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आप ये मैथमेटिकल प्रैक्टिस कर लें। मेरे ख्याल से इसमें सारी चीजें मैंने दी हुई हैं, शायद मैं 3 पिन स्विच वाला भूल गया था, वो भी मैं भेज दूंगा। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। तो थ्योरेटिकल इसमें काम है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है। आप पढ़ें, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मैं उसको ट्राई के मैं उसको सॉल्व कर दूं। तो इसमें जो कल मेरी क्लास है 12 बजे, ठीक है, उसमें SGA में, तो वहां पर मैं मैग्नेटिज्म स्टार्ट करूंगा, सिंपल मैग्नेटिज्म का, बिना करंट का मैग्नेटिज्म और सिंपल मैग्नेटिज्म मिलाकर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये उनके लिए मैंने क्लास डिजाइन की थी ताकि ये टॉपिक मैं जो है ऑनलाइन इसको पढ़ा दूं, क्योंकि ये थियोरेटिकल था, इसमें मुझे प्रोजेक्टर की जरूरत थी, वहां पे था नहीं, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन क्लास ले ली। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। टेक केयर बेटा।